और उसके सेवक तो हज़ारों हैं। तो लिहाजा सबकी ड्यूटी यही है कि कथक को सही ढंग से सिखाया जाए और उस परंपरा के अंदर जो आदर्श भाव है, आदर भाव जब हम सिखाते हैं तो कहते हैं कि केवल आदर हमारा ना करो, गुरु का ना करो, बल्कि माँ बाप का भी करो, अपनी कला को जो सीख रहे हो उसका भी करो। तो वो सब आपको सीखना चाहिए कि आदर कौन है। तो अनुशासन का जीवन में बहुत महत्व है, ये आपके जीवन से झलक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप 7 साल की उम्र में आपने पहली बार परफॉर्म किया। जी। आज भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये इतना लंबा जो समय अवधि रही, कैसे अपने अपने आप को मेंटेन किया? क्या खाने पीने का ये अनुशासन सिर्फ एक अनुशासन है और भी चीजों में होता है? नहीं, मेरे ख्याल से एक तो है कि बहुत सादा खाता हूँ, बहुत सादा खाने वालों, और मैं विश्वास ये रखता हूँ कि जो कला है अपनी, अगर आप उसकी पूजा करते हैं और उसकी आराधना करते हो और उसको अभ्यास करते हैं, ऐसा नहीं अभ्यास के बगैर भी नहीं होगा, गुरु को याद किए बगैर भी नहीं होगा, और वो समय भी याद करना चाहिए जो स्ट्रगल से हम गुजरे चलते आ रहे हैं धीरे धीरे, कि खाना एक टाइम खाओ ना मिले कोई बात नहीं, कर्जा लेके खाओ, ऐसा ऐसा बहुत हमने बहुत ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा। और जो हमें नौकरी मिली संगीत भारती की, तो उस वक़्त दिल्ली की नौकरी, और कपिला वात्स्यायन जी हमारी गुरु बहन है, मतलब वो बाबूजी से सीखी थी, वो हमको दिल्ली लाई थी। तो उस वक़्त से हम काम कर रहे हैं और बड़े मन से मैं जब काम करता हूँ तो इतने मन से करता हूँ कि कोई चूक ना होने पाए। मतलब जिस बच्चे के अंदर एक एक मुद्रा, एक एक हस्तक उठे, वो ऐसे उठे जैसे बिल्कुल किसी ने सुनार ने नग जड़ दिए हैं। उस तरह का हमारे यहाँ कहा गया है परियों का नाच, मतलब ऑर्डनरी आदमी नहीं, परियों का नाच। मतलब नाच शुरू होता है ऐसा लगे कि आकाश से उतरे हुए लोग हैं। ये हमारी तालीम है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और हम लोग सब क्योंकि लखनऊ से रिश्ता है, लखनऊ में रहे हैं, तो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद ठाकुर प्रसाद जी थे वहाँ दरबार में। तो वही मकान आज भी है मेरे पास, अभी भी है वही, और उसमें हमारी दादी और सब लोग। और उस वक़्त अपने जद्दन भाई नरगिस की माँ जो हीरोइन थी, उनकी अम्मा, वो भी शागिर्द हुई, और उसके अलावा गौहर जान बहुत पुरानी, सब ये सब लोग उस ड्योढ़ी पे आए, प्रणाम किया, महाराज के पैर छुए और तालीम हासिल की हज़ारों लोगों ने। तो वो जगह तो वो मिट्टी इतनी पावन हो गई कि उसको तो खाली माथे पे लगा लो तो तुमको नाच समझ में आने लगेगा क्या है। ये भारतीय नृत्य की विशेषता है, भाव। जी। और आप देखिए जितने भी भारतीय नृत्य पद्धतियां हैं उनमें भाव का बड़ा विशेष योगदान है। आपको नहीं लगता कि आज की पीढ़ी, आप देखिए फिल्मों में देख लीजिए, आप नाटकों में देख लीजिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत जो है उसका हम कम प्रभाव देख रहे हैं। क्या कारण है इसका? मेरे ख्याल से इसमें तो एक ही दोहा में आ जाता कि दूर के ढोल सुहावन लागे, ये अम्मा वगैरह सभी बोलते थे जी, कि जब कोई नई चीज आती है ना तो लोग लपकते हैं, चाहे वो खोखली है, उसमें जान नहीं है, उसमें प्राण नहीं है, लेकिन तब भी एक होता अरे नया, कुछ नया चीज आया। हाँ। तो वो एक मैं कहूँगा कि उसकी वजह से थोड़ा सा एक असर तो हुआ है बच्चों पे, लेकिन जो आस्था रखते हैं, जो हमारे अच्छी तालीम पाते हैं, उनके अंदर वो विचलित नहीं होते, वो अभी भी अपनी जगह कायम है। और भाव, क्योंकि अब ये जो विदेशी डांस, जिस कसम से विदेशी भी नहीं कहूँगा, मिला जुला, वो क्या डांस होता है तो मुझे भी नहीं समझ में आता, और एक्सरसाइज बहुत है, ऊपर नीचे घूमना, लेटना, बैठना है, तो बहुत कुछ है उसके अंदर। एरोबिक्स की एक्सरसाइज लगती है बहुत जोर से, बहुत जोर से। क्या आदमी कम संवेदनशील हुआ है, कम भावुक हुआ है, इस वजह से शायद वो भारतीय नृत्य को उतनी रुचि से नहीं देख रहा है आजकल? क्या ऐसा हुआ है? मेरे ख्याल से अभी ऐसा है कि बहुत से लोग, अभी एक बम्बई में हमारा वर्कशॉप था, तो सब लोग सवाल कर रहे थे कि भाई देखो, एक जगह मॉडर्न डांस के लिए बड़ी लंबी भीड़ है, बड़ी लंबी है, और क्लासिकल के लिए बहुत थोड़े से लोग खड़े हैं, उसमें लाइन कम है। तो एक सज्जन उठे, कहने लगे जी, न मैं नाचता हूँ, न मैं गाता हूँ, कुछ करता ही नहीं हूँ, पर मुझे ये बताइए कि चाट पकौड़ी की दुकान पे भीड़ तो होगी, लेकिन केसर कस्तूरी खरीदने वाला इंसान जो है, उस पर भीड़ तो कम होगी, क्योंकि वो केसर कस्तूरी को जानता है, तो केसर कस्तूरी को जानने वाला तो भीड़ कम होगी। वो है कथक, और ये मतलब क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, जो असर करता है लंबे अरसे तक, और आपके मन पर वो ऐसा बैठ जाता है दिमाग में, उसका सुरूर चढ़ जाता है एक।
ये जो चालू डांस है थोड़ी देर मज़ा आता है कि भाई हिले डुले खूब जोर से, जोर का म्यूज़िक बजा तो आप तो हिलेंगे ही हिलेंगे, ज़बरदस्ती हिलेंगे जी, ना भी हिलना चाहे तो हिलेंगे। पर आत्मा पे असर उसका नहीं है। आत्मा पे असर है कि गुरुजनों ने कहा है कि सिर्फ ओम कह के बैठ जाइए, ओम शब्द, उसके अंदर आनंद ही आनंद है। स्वर साधिए, ताल कौन है, और आपकी लय अगर स्थिर हो गई, लय को आप जान गए तो आपकी ज़िंदगी संभल जाएगी, क्योंकि आप फिर बेताले नहीं होंगे ज़िंदगी में। सब काम आप लय को सोच के ही करेंगे। आम जिंदगी मतलब रोज़ की ज़िंदगी बात कर रहा हूँ, तो आपका चलना फिरना शौक जो भी है वो बड़े असंतुलित हिसाब से बना रहेगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा। सर मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये ध्यान जिसकी आप बात कर रहे हैं, आज का वातावरण जो कितना दूषित है, जहाँ पे ध्वनि प्रदूषण है, जहाँ पे वायु प्रदूषण है, जहाँ पे तरह तरह के आप देख रहे हैं व्यवधान आते रहते हैं, नैतिकता जो है वो शायद अपने निम्नतम स्तर पर आ गई है, लोवेस्ट पे आ गई है। ऐसे समय में आप जैसे जो भारतीय बल्कि कहूँगा कि संस्कृति के रक्षक हैं एक तरह से, क्या आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ियों में इसको बचा के रखने वाला कोई रहेगा इस तरह से? बिल्कुल, हमें पूरी आशा है, क्योंकि देखिए हमारे दोनों बेटे, हमारे चाचा के दोनों बेटे राम मोहन कृष्ण मोहन, दोनों जने नाचते भी हैं, सिखाते भी हैं। हमारे बेटे जय किशन महाराज, दीपक महाराज, ये 4 जने तो हैं। तो 4 जने तो एकदम ऐसे लगे। अच्छे शागिर्दों में से शाश्वती सेन बंगाली हैं, जबकि उनकी डॉक्टरी की पढ़ाई थी, कमाल से वो छोड़ गई, डॉक्टरी छोड़ के डांसर हो गई, और 41 साल से वो मेरे पास हैं। और अभी भी लालसा है कि अब कुछ हम थोड़ा सीख लें, अब हम और कुछ सीख लें। ऐसे लालसा वाले लोग भी मेरे पास हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती कि ऐसे लालसा वाले अगर हों तो फिर ईश्वर की कृपा होगी, और कभी भी हम तो आपको लगता नहीं कि लोग कम पढ़ने वाले? नहीं, अब करोड़ों लोग हो गए। जब करोड़ों लोग हो जाते हैं तो उसमें डिवाइड होते हैं। कई तो साईं बाबा मंदिर जाते हैं, बहुत से साईं बाबा मंदिर जाकर राम की कथा सुनते हैं मुरारी बापू से। कई लोग क्या करते हैं कि वो नाइट क्लब जाते हैं, अभी भी जाते हैं, और सिनेमाई थिएटर में घुसे रहते हैं, सुबह से शाम तक देखते हैं। तो अब तो लोग डिवाइड हो गए ना। पर हमारे चाहने वाले, ये जाकिर हुसैन के तबले के साथ हम जब नाचे श्री फोर्ट में, ऊपर बालकनी भरी, नीचे लोग बैठे, दीवालों से सटे हुए लोग खड़े, और बाहर 500 लोग खड़े कि हम दरवाज़ा तोड़ देंगे, हम लोगों को आने दिया जाए। तो हम चाहत को कैसे कम कहें कि चाहत नहीं है, पर उतना ही मेहनत करना चाहिए आर्टिस्ट को। अब हमारे भीमसेन जी जो गा के चले गए, इसके अलावा विलास खान साहब का सितार, पंडित जी का, रविशंकर जी का सितार, ये लोग सब मतलब संत लोग हैं, काम के संत हैं, जो एक ही काम को जिन्होंने समझा और अपनी पूरी जिंदगी दे दी। रवि जी, हाँ, रविशंकर जी जब एकदम बीमार थे उस हालत में भी उन्होंने सोलो सितार बजाया। सोचिए आप जरा, भीमसेन जी पाँव लटका के गाना गाते थे, क्योंकि ऊपर पाँव नहीं उठा सकते। इस हद तक उन्होंने, आवाज़ वहीं जो होनी चाहिए वही होगी। साधना है भारतीय नृत्य संगीत। आपको लगता है कि आज की अभिनेत्रियां, आज की हीरोइंस, देखिए पहले की हीरोइंस में देखता था कि वो ट्रेंड होती थी भारतीय नाट्य शास्त्र में, लेकिन अब जो है शायद उनकी रुचि उतनी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे भी ऐसा लगने लगा है, क्योंकि हमारे चचा तो लक्ष्मण महाराज जी मुगल आजम, पाकीज़ा, तीसरी कसम वगैरह बहुत सी फिल्मों में किया जिन्होंने, और बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने अभिनय किया। जब मुगल आजम आए तो कहने के बेटा देखना मैंने कैसे बताया कि प्यार किया कोई चोरी नहीं, सवाल था जी, प्यार किया कोई चोरी नहीं, घुट कर यूं मरना क्या शब्द था। कहने बेटा तलवार निकाली और कहा कि प्यार किया कोई चोरी नहीं, बाहर आ गई। और फिर जब म्यान में जाती कि घुट कर यूं मरना क्या, हम तो यूं ही रहेंगे, प्यार किया तो डरना क्या। अब सोचिए आप, ये थिंकिंग कि वो तलवार काम कर रही उस फीलिंग को। मैंने कहा महाराज क्या बात है, कमाल करते हैं आप। ये जो विचार होते हैं ना भाव को खोजने के, गहरे विचार, वो क्लासिकल में ही लोग मिलेंगे आपको। बिल्कुल। तो भाव की कथा, पूरा जीवन भाव की कथा है बिरजू महाराज का, और जीवन के और भी सारे बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। चर्चा जारी है इस छोटे से ब्रेक के बाद भी।
ए कृत तुंद नाचिता धजता धजता काचित धजता का धजता कृते धजता काचित दा तो तदा काते तेदा तो क्या आप जानते हैं गाय के घी से हवन करने से ऑक्सीजन प्राप्त होती है? जानने के लिए देखिए गाय एक फायदे अनेक, हमारा खास कार्यक्रम गौ दर्शन रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। सूचना के सिपाहियों के लिए सुदर्शन न्यूज की विशेष मुहिम। अगर आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और सूचना के अधिकार का आपने सदुपयोग किया है, अपने इस अधिकार का प्रभावकारी उपयोग करके इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं, तो सुदर्शन न्यूज आपके प्रयासों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए सदैव आपके साथ है। आपके नागरिक अधिकारों के साथ ही हम आपको मीडिया का विशेषाधिकार उपलब्ध करा रहे हैं। सूचना के सिपाही अब नागरिक पत्रकार बनेंगे। आपने जो जानकारी हासिल की है उसे हम देंगे मीडिया में पूरी प्रसिद्धि। अगर आपको सूचना के अधिकार से जानकारी लेने में समस्या आ रही है, तो आप नागरिक पत्रकार बनकर मीडिया के विशेषाधिकार का भी उपयोग करें। जल्द से जल्द जानकारी लें। सूचना के अधिकार के बाद देश में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन इसके ऊपर भी अब कई बंदिशों की तैयारियां हो रही हैं। कई विभागों में इसको असहयोग का, तो कई विभागों में इसे विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देश इस लड़ाई को धीरे धीरे कमजोर होते देख रहा है। ऐसा होना देश हित में नहीं है, इससे देश को नुकसान ही होगा। इसीलिए हम इस लड़ाई को और मजबूत करना चाहते हैं, ताकत देना चाहते हैं, आपके संघर्ष में आपका साथ देना चाहते हैं। इस लड़ाई में हजारों कार्यकर्ताओं की जानें भी गई हैं। इसे देखते हुए हमसे जुड़ने वाले हर नागरिक पत्रकार का हम बीमा भी कराएंगे। अगर हम साथ मिलकर चलेंगे, साथ मिलकर संघर्ष करेंगे, तो साथ साथ विजयी भी होंगे और साथियों के साथ एक नया भारत बनाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com देखें, ऑनलाइन फॉर्म भरें या स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करें। जय हिंद। दिल्ली में छिड़ गई है जंग सत्ता पाने की। किसे मिलेगी कुर्सी? दिल्ली की। मैं धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों का, इस सुदर्शन चैनल की टीम का, कि जो आपने इस कॉलोनी को चुना और आम जनता की आवाज को आगे तक पहुंचाने का किया। क्या दिल्ली में शीला दीक्षित एक बार फिर से संभालेंगे गद्दी? क्या दिल्ली में इस बार खिलेगा कमल? या इन सब के अरमानों पर चल जाएगा झाड़ू? हकीकत सामने आएगी, क्योंकि सुदर्शन न्यूज का टैग लाइन है हिम्मत सच कहने की। कई रहस्य, कई सवाल, जानिए इन तमाम सवालों के जवाब सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे दिल्ली स्पीक्स। तुंद नाचिता धजता धजता काचित धजता का धजता कृते धजता काचित दा तो तदा काते तेदा तो स्वागत आपका एक बार फिर से हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। बिरजू महाराज जी से बात कर रहे हैं, हम उनके जीवन के तमाम पहलुओं पर बात कर रहे हैं, उपलब्धियों पर बात कर रहे हैं, जीवन में आई कठिनाइयों पर बात कर रहे हैं। बिरजू महाराज जी, कौन सा सबसे कठिन दौर आपको लगा अपने जीवन में? मेरे ख्याल से सबसे कठिन दौर जो समय था वो पिताजी की मृत्यु, क्योंकि 9.5 साल की उम्र में हम, हालांकि अम्मा उनसे पूछती थी, अक्सर कहती थी, अरे बेटे को भी तो सिखाया करो, गैरों को तो खूब सिखाते हो। अम्मा कोई मरा जा रहा हूँ, सिखा दूंगा। फिर एक दफ़ा जब अम्मा बहुत जिद करने लगी तो कहने लगे, सुनो, जो मुझे बीवी जो सिखाना था बेटे को मैंने सिखा दिया है, अब ये धीरे बड़ा होगा और अपने आप इसके अंदर हमारा आशीर्वाद चलेगा और ये खुद अपने आप सोचने के ऐसा सोचेगा तुम भी सरप्राइज हो जाओगी। ये आशीर्वाद समझो आप। कोई चीज़ बचवाने में वो कुछ बिठा रहे थे, करते ना जिता दाजिंदा का, तो वो सम पर नहीं आ रहा था। मैं तो छोटा ही 6 साल का, तो मैंने कहा बाबू एक मात्रे से को आ जाएगा। बड़ा आया एक मात्रे से, अभी छोटा छिटाक भर का एक मात्रे बोल।
मैंने तो अम्मा कह रही अच्छा एक बार बोल दो ना, बेटा कह रहा। तो बोल दिया जैसे एक कृत तुम ना चिट्टा धजता धजता का चिट्टे धजता का चिट्टे धजता कृते धजता का चिट्टे दा तुम तदा कते तेदा तुम तदा का चिट्टे दा तुम तदा कते तेदा तुम तदा का चिट्टे दा तुम तदा कते तेदा तुम तदा सम पर आ गए। अम्मा कहने लगी यार ये लड़का मेरा बाप पैदा हो गया। ऐसे इन शब्दों से मुझे कहा तो मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा अम्मा ये मुझे क्या कह रहे हैं। तो वो इतने खुश थे। फिर उसके बाद हमारे दोनों चचा शंभू महाराज लक्ष्मी महाराज अभिनय का किस्सा पढ़ा जिसके कि ये बादशाह लोग कि किसने चिलमन से मारा नज़ारा मुझे, जो शंभू महाराज कि किसने चिलमन से मारा नज़ारा मुझे देख लिया तो कह लगे कि हाँ ऐसा लगता था चिलमन हट गई और सामने खड़ा है कोई। ऐसे भाव। आप सारे बड़े देशों में तकरीबन आप परफॉर्म कर चुके हैं। किस देश की यादें जो हैं आपकी जो है मेमोरी आपके स्मृति पटल पर सबसे ज़्यादा? मैं वैसे बहुत सी जगह घूमा भी हूँ, बहुत सी जगह गया हूँ और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक तो खैर मेरे ईश्वर कृपा से बड़े शागिर्द काफ़ी हैं। अमेरिका में भी, न्यूयॉर्क में भी 2-4 हैं। जापान में अभी मेरी एक शागिर्द गई है मासाको सातो, वो सिखा रही है। और इधर हमारे मॉरिशस में भी हैं और अमेरिका के कुछ देश में, वो शहर में मिनियापोलिस, सैन फ्रांसिस्को, वहाँ 2-2 शागिर्द हैं। तो उनकी वजह से क्योंकि स्कूल चलाते हैं कुछ बच्चे तो सीखते ही हैं, उनकी वजह से एक माहौल बना हुआ है। तो जब मैं जाता हूँ तो उनको समझ में आ जाता है कि मैं कौन और मैं क्या करने वाला हूँ। शुरू में नहीं था, शुरू में सिर्फ वो गति को देखते थे, स्पीड को, फुटवर्क देखते थे, गति देखते थे। पर अब तुम उनको समझ में आता है कि वो कृष्णा जो छोटा सा कृष्णा है वो कैसे माखन चोरी कर रहा है, कैसे। अब उनको इंटरेस्ट है कि वो माखन चोरी वाला जो कृष्णा है वो कैसे डरेगा और ये कैसे यशोदा मारी। अब उनको समझ में आने लगता हाँ ये भी कुछ है। इसके अलावा लंदन भी हमारी अच्छी ऑडियंस है, बहुत अच्छी है। हमारे शागिर्द सिखाते भी हैं। प्रताप पवार पुराने शागिर्द हैं, जो पहले गंडाबंद शागिर्द हैं वो वहीं हैं, सिखा रहे हैं। इधर शाश्वती जी बहुत ईश्वर कृपा से बहुत काफ़ी गहरी और मजबूत हैं। अच्छा महाराज साहब, पहले के राजनेता भी बहुत रुचि लेते थे। अब मैं देखता था कि पहले के जो राजनेता थे वो शास्त्रीय संगीत में खूब रुचि लेते थे। क्या आपको लगता है कि वो घटा है भारत के राजनेताओं में इस वक्त? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से अब मैं करण सिंह जी के जब उनको सुनता हूँ ना, जब जिस वक्त वो शिव के श्लोक बोलते हैं तो बड़ा आनंद आता है कि चलो कोई न तो दिखता है ऐसा। बाकी तो किसी के अंदर ताल कौन सी है, क्या मात्रा है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो थे। अच्छा, इनका परिवार भी, अपने राजीव जी का भी परिवार जो था इंदिरा जी के टाइम पर, वो भी रुचि उस वक़्त तक हमको दिखा भी। और नेहरू जी के हमने देखा उनको, चाचा जी को जब पद्म श्री वगैरह दिया उन्होंने तो हम गए थे और परफॉर्मेंस भी थोड़ा उनका भी हुआ, हमें भी देखा उन लोगों ने। तो अब उसके बाद से तो मुझे बहुत नहीं लगता है, काफ़ी कम हो गया है। कुछ लोगों में शायद छिपा हो, बहुत सामने तो नहीं, प्रकट तो नहीं होता दिखता है ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इतने सारे पुरस्कार मिले आपको, हाँ। इसमें सबसे ज़्यादा कीमती कौन सा लगता है आपको? मुझे इस पुरस्कारों की कीमत नहीं समझ में आती। मैं तो समझता हूँ नहीं मिलता तो भी मैं बिरजू महाराज साहब और वही धातुना कद करता, वही घूंघट करता, वही कृष्ण करता, मिल गया तो भी वही कृष्ण, मेरा कृष्ण तो वही है। तो कहने का मतलब मुझे उसका कुछ ना तो गुमान है ना मुझे उसके कि हाँ भाई मुझे मैं ये हूँ। कभी ज़िंदगी में ये वाला जो पन है वो कभी है ही नहीं मेरे अंदर। आता है तो मैं पिताजी की तस्वीर के सामने ला के कि ये देखो आपको मिला, ये मैं आपको दे दिए, अब हमारा ड्यूटी खत्म, अब मैं फ्री। आपकी बात सुन के ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से एक योगी और साधक हैं। कृपा है भगवान की, बड़ी कृपा है। लेकिन अभी भारतीय फिल्मों के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? अच्छा रहा, क्योंकि सबसे पहली जो फिल्म थी सत्यजीत रे दादा की थी और उसमें उन्होंने कहा था, मुझे मौका मिला, मैंने कहा अच्छा फिल्म में एक डांस मिला तो मैं खूब जोरदार कुछ करूँगा। तो दादा बोलते हैं महाराज मुझे बिल्कुल नेचुरल जो डांस था कथक कि नवाब साहब के चेहरे पे सुकून बरसे और ऐसे प्यार से भाव हों कि उनकी दिक्कत ना हो, उनको देखने में और आराम मिले। शाश्वती जी ने सोलो किया था वो, मैंने गाया था कान्हा में तो से हारी छोड़ो सारी, बाबा की ठुमरी महाराज बिंदादीन जी की, और 5000 ठुमरी दादरा, बाप रे कितना लिखा उन्होंने बाबा ने। इतने सुंदर
सितार का प्रयोग अपने यानी भारतीय संगीत का लिया हमने। बहुत खूबसूरत डांस हुआ वो। फिर बीच में यश भाई का फ़ोन आया तो भाई एक पीस है माधुरी का, वो करवा दीजिए। मैंने क्या है, गाना क्या है? तो कहने गाना नहीं। तो मैंने कहा चलो एक तो शब्दों से बच गया। कपड़े ठीक पहने ना? हाँ कहने ठीक पहने। मेरी तो जान पहचान भी उतनी नहीं थी। तो कह लगे वो शाहरुख का ड्राम है और माधुरी का डांस इंटरवल के पहले। मैंने कहा तब करा दूंगा, क्योंकि ड्राम तो बीट्स तो भगवान ने दिल तो पागल है फिल्म थी शायद। हाँ जी, हाँ जी, उसमें था। और उसमें माधुरी का एक अच्छा पीस किया उन्होंने लोग। हम अच्छी मेहनत, मेरे ख्याल से अच्छी कड़ी में हीरोइन के नाम से फिलहाल माधुरी के अलावा मुझे तो कोई सोचता नहीं, उस क्वालिटी पे नहीं लगता है। इधर कमल हसन के अलावा मुझे नहीं। कमल हसन के अंदर जो नृत्य से लेके, अभिनय से लेके और ड्रामा भी और अभिनय बहुत अच्छे ढंग से करते हैं वो जी। तो उसके बाद हम देवदास पे आए। देवदास के बाद फिर गदर में किया था, लेकिन गदर में पूरी तरह डांस दिखानी। फिर हमारे विश्व रूप आ गया और इनका अपना कमल हसन जी का, तो बहुत अच्छा रिश्ता भी बना हमारा। और साउथ में मेरे प्रति पहले भी भाव अच्छा था, अब और भी ज़्यादा हो गया। तो अब सब लोग मुझे जानते हैं। क्या जीवन शैली में दिनचर्या क्या होती है आपकी? मैं सुबह उठता हूँ, थोड़ा देर में सोता हूँ, ये सच बात है। क्योंकि रात को कभी 12 बज गया तो उसके बाद फिर कुछ कविता समझ में आती, या कुछ पेंटिंग करने का भी मुझे शौक तो है ही। कभी कुछ का वो करता हूँ, कभी कुछ करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक से लगाव बेहद है, जबकि मैं जानता कुछ नहीं है। कंप्यूटर लैपटॉप रखा है, मेरी ग्रैंड डॉटर चला लेती, मैं सिर्फ देखता हूँ तमाशा कि अच्छा ऐसे चलता है, मुझे आता नहीं। SMS करना नहीं आता, हेलो हेलो बस छुट्टी। पर आप यहाँ रख दीजिए एक फ़ोन 2000 का या 5000 20 और एक खिलौना रख दीजिए, तो वो जो खिलौना है मैं वो उठा लूँगा, वो नहीं उठाऊँगा। ये अभी तक मेरे अंदर शायद मेरे बचपना खेल नहीं पाया, मेरा बचपना खेल नहीं पाया। मेरा बचपना अम्मा की चिंता में बीता, पिताजी के दुख का जो बीता, और अम्मा की परेशानी को ना हो, उनको आंसू ना आने लगे, उसकी चिंता में मेरी पूरा बचपना निकल गया। और मैं कभी 50 रुपये, कभी 200 रुपये, कभी 500, जितना मिल जाए अम्मा खुश रहें, बस हमारा ये था। और अम्मा भी मुझे कह लगा, हमारा असली नाम बताऊँ आपको तो आपको मज़ा आएगा, दुख हरण नाथ मिश्रा, राशि नाम, दुख हरण नाथ मिश्रा। तो कह लगे बेटा तेरा नाम जो राशि का है, मुझे सच में तुम दुख हरण नाथ हो, तुम ना होते तो मेरी इज्जत क्या रह जाती, तुम्हारे पिता के बाद तुम ही दुख हरने वाले हो। मैं तो ऐसे करके वो बेचारी मुझे देखा। एक दिन हम कभी नाचने खड़े हुए तो कह रहे आंसू भर लाई, तो कहने लगे, मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? कहना आज तुम्हारे पिता की छवि मुझे दिखाई पड़ी तुम्हारे। मैंने कहा सच में? मैंने कहा तो मैं खुश, पिता की छवि दिखाई पड़ रही तो इसके मतलब मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। तो बड़े खुश हो गई, बड़ा आशीर्वाद उनका। इतनी सारी बातें करके आपने ऐसा जताया कि काम आपके लिए जो है वो आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त करने का तरीका भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस नशे को भी भगवान जिस छात्र को, छात्राओं को जिसके अंदर दे देगा, मैं तो खुश हो जाऊंगा कि चलो मेरे मठ का एक तो मेंबर बढ़ गया। बहुत से हैं लोग, लेकिन उसमें से एक खास क्या क्या जीवन में अभी करना आपको लगता है कि शेष है, बहुत करना चाहिए मुझे? मेरे ख्याल से मैं धीरे धीरे नृत्य को समझ पाया हूँ। आज से 25-30 साल पहले से समझ में आने लगी बात। उसके पहले नाचता था कि ईश्वर के बहुत ही करीब, ध्यान के करीब है, क्योंकि लय और ताल जो है वो ध्यान ही है। अगर वो हिल जाए तो कहते बेताला हो गया। ताल तुम्हें समझ में आ गई तो तुम एकदम, मतलब उसमें तुम्हें मस्ती है, क्योंकि ताल पे तुम्हारा रास्ता मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया ये कि आध्यात्म के साथ मैं और जुड़ जाना चाहता हूँ। और मैं समझूंगा कि अगर नाच मेरा ईश्वर करे ऐसा सक्सेस हो जाए तो बिल्कुल तर जाएगा इंसान। ऐसी मैं कोशिश में लगा हूँ कि कुछ दिन नाच लो, ध्यान से नाच लो, और पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं, नाच लो बस, उसमें ही प्रभु दिखेंगे तुम्हें। योग की परिभाषा ही है बिरजू जी की एक्सीलेंस इन योर कर्मा इज योगा।
आप अपना काम अगर श्रेष्ठ तरीके से करते हैं तो आप योग है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप योगी और साधक नजर आते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, विस्तार में आपने बातचीत की और अपनी तमाम बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी देख रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि हम लोग तो शुभकामना देने वाले और हमको हक भी है, क्योंकि हम तो एक ही जॉब कर रहे थे जिंदगी भर, थी, इसके अलावा तो किया नहीं। तो जो साधक होता है, एक चीज़ का साधक होता है, वो तमाम तरह के लोगों को आशीर्वाद देता है। आप डॉक्टर बन रहे हो, साइंटिस्ट बन रहे हो, कुछ बन रहे हो, मेरा आशीर्वाद आपको काम आएगा, ये पक्का है। बहुत धन्यवाद और प्रणाम। तुम्हारी इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। जय। जानते हैं, जिस स्थान पे गाय का निवास होता है वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। जानने के लिए देखिए गाय एक फायदे अनेक, हमारा खास कार्यक्रम गौ दर्शन, रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। रफ्तार के दौर में रह न जाए कोई खबर, दूसरे देश के हर हिस्से पर रहती है हमारी नजर। हर वो खबर जो रखती है आपसे सरोकार। देश और दुनिया के साथ अब होगी आपकी राज्य की बात, क्योंकि हम लाए हैं आपका राज, आपकी खबर। दिल्ली बीजेपी में सीएम को लेकर बढ़ा विवाद। हर्षवर्धन का बयान, चुनाव से पहले हो चेहरे का ऐलान, सत्ता के लिए लड़ रहे हैं नेता। खुदाई के लिए समय सीमा पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा पुरातत्व विभाग अपने अनुसार करे खुदाई तो जीएसआई की रिपोर्ट में सोना मिलने की संभावना। अपनी ही पार्टी को सपा महासचिव नरेश अग्रवाल की नसीहत, कहा यूपीए से समर्थन पर विचार करने की जरूरत। लखनऊ में चल रही समाजवादी पार्टी की बैठक हुई खत्म। शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार लाएगी सांप्रदायिक बिल, अल्पसंख्यक मामले के मंत्री रहमान खान ने पीएम को लिखी चिट्ठी, बीजेपी ने बताया तुष्टीकरण की राजनीति। आसाराम बापू की याचिका पर मीडिया को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, सावधानी से खबर चलाए मीडिया, रिकॉर्डिंग की कवरेज से किया इनकार। और भारतीय चौकियों पर कल रात से जारी है गोलीबारी, स्थानीय लोग पलायन करने पर हुए मजबूर। उमर बोले दूसरे विकल्पों पर विचार करे भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई हो रही है। विजय गोयल और डॉक्टर हर्षवर्धन के समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। देखिए रिपोर्ट। एक नाम ने हिंदुस्तान के युवाओं को वो रास्ता दिखाया जो सीधा विकसित और शक्तिशाली भारत की तरफ जाता है। वो नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी का नाम सुनते ही लाखों लोगों को नए भारत का नया पीएम नजर आने लगता है। मोदी ही वो शख्स है जिसने बटी हुई बीजेपी को एक धागे में पिरो दिया। लेकिन अब लगता है बीजेपी फिर से अपना रास्ता भटक रही है और इस बार रास्ता देश की राजधानी के रहनुमाओं के जरिए ही भटकाया जा रहा है। बात चल रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की और आमने सामने आ गए हैं बीजेपी के मजे हुए नेता विजय गोयल और डॉक्टर हर्षवर्धन। देश के वजीर आजम की बात आई तो लाखों जुबां पर एक ही नाम था, नरेंद्र मोदी। लेकिन दिल्ली की सत्ता किसको मिले, इस पर महाभारत अभी से शुरू हो गई है और मैदान में बीजेपी के ही विजय गोयल और डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद हैं और शुरू हो चुकी है दिल्ली की सत्ता को हथियाने की लड़ाई।
गोयल और हर्षवर्धन के समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी की गई।